अंबानी एंड द अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने पहले ही अपनी रिलायंस की कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब जो दूसरे हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने भी अपनी जो रिलायंस की जो सर्विसेज है कम्युनिकेशन की वो स्टार्ट कर दी है। तो ये सर्विसेज इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सस्ते दामों पर इन्होंने ये सर्विसेज लॉन्च की है और एक इंडस्ट्री है जो पूरी एयरटेल, आइडिया और ये वोडाफोन सब है, इनमें तहलका मच गया है। और इनकी सर्विसेज की क्या खास बात है, देखिए अभी इन्होंने सैंपल्स तो पहले ही रिलीज किए हुए थे, यानी कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को इन्होंने अपने सैंपल्स दे दिए थे। लेकिन परसों एक इनके रिलायंस के जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एनुअल मीटिंग हुई। इनमें इन्होंने ये स्पेसिफिकेशंस रख दी थी, हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनकी प्राइसिंग क्या होगी और उनका फॉर्मेट क्या होगा। उन्होंने इनमें इस बात पर फोकस किया है कि वॉइस कॉल और जो डोमेस्टिक रोमिंग है वो तो हम बिल्कुल ही बिल्कुल ही फ्री प्रोवाइड करेंगे, उसके कोई भी रेट हम नहीं लेंगे। और जो जिसके रेट लेंगे हम वो है डेटा सर्विसेज 4G, और उनका जो रेट होगा बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द करंट मार्केट प्राइसेस, यानी एयरटेल, आइडिया वगैरह जितना अभी ले रहे हैं बाकियों से, उनसे बिल्कुल सस्ती सर्विसेज ये होंगे। यानी इन्होंने अपनी सर्विसेज से सारे के सारे जो करंट मार्केट का डायनामिक्स है सब कुछ चेंज करके रख दिया है। और अब मेन फोकस हो गया सर्विसेज का डेटा पे, यानी होगा, अभी तो इन्होंने लॉन्च ही की है। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में अभी फिलहाल 350 मिलियंस यानी 90% जो हमारे इंटरनेट कंज्यूमर्स हैं वो हमारे डेटा सर्विसेज यूज करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतने लोग हैं तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, अब उनकी सर्विसेज का इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि वेदर दे आर एबल टू प्रोवाइड और वेदर दे आर एबल टू प्रोवाइड द रिलायबल सर्विसेज और नॉट, और उनकी सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं, कितनी अफोर्डेबल हैं और कितनी उनकी सर्विसेज में क्वालिटी है। अब ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि उनकी कितनी जो नई लॉन्च की गई वो सर्विस है कंज्यूमर के पास पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, चलती यानी मार्केट में अच्छे से चलती है या नहीं चलती है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए अब हमारे प्रधानमंत्री भी और हमारा देश भी डिजिटल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, डिजिटल इंडिया पे। तो ये सस्ती सर्विसेज डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है इनकी। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आजकल गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट भी ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिलायंस की जो ये कम दामों की सर्विस है इसने कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस का बेंचमार्क है वो भी बढ़ा दिया है अभी, यानी अब कंज्यूमर्स भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं। उन्हें भी लगता है कि कम रेट में ज़्यादा अच्छी सर्विसेज और ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए। देखिए नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, already like there is a big industry, so what would be the impact of this launching of the services by the Reliance Jio, like whether it would be able to create any difference or just the things will move on as they are moving now। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा, एज आई ऑलरेडी सेड दैट इट वुड डिपेंड ऑन द हाउ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस जियो वुड बी रिलायबल। एंड देखिए एयरटेल जो और आइडिया ये अपनी अपनी इन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। इनको पहले से पता था कि रिलायंस जियो एक बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड और लॉन्च करने वाला है। तो इन सब ने पहले से अपनी कमर कस चुके हैं, पहले से अपनी अपनी तैयारियां की गई हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे। और ये तो निश्चित रूप से होना ही है। अब देखिए मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए ये होगा कि जो इनका रेवेन्यू है उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और जो सर्विसेज की मार्जिन्स हैं, अब जैसे 198 रुपये का इंटरनेट पैक आता है, अब इनको अगर 35 रुपये बचते थे इनको भी अपनी सर्विसेज कम करके रेट कम करने पड़ेंगे, तो कम रेट पड़ेंगे, मार्जिन इनका कम होगा और डेफिनेटली इनके सब्सक्राइबर्स भी कम होंगे। बहुत सारे लोग अब रिलायंस जियो की तरफ स्विच करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म में इन पे फर्क पड़ेगा, इसके कम ही चांसेस हैं क्योंकि आवर टेलीकॉम मार्केट इज वेरी बिग मार्केट। आवर टेलीकॉम मार्केट कैन accommodate this kind of new services, so in the long term there is a very less difference it would be able to create। और देखिए रिलायंस की जो चीज़ है, अब रिलायंस की सर्विसेज जो है और ये नई कंपनी है वो सफल होगी क्या नहीं होगी। देखिए इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है इन सर्विसेज की बहुत कम होती है। और दूसरा जो मुकेश अंबानी है उनके पास तो इतने पैसे हैं वो कभी भी मतलब बहुत लंबे टाइम तक लॉस झेल सकते हैं जब तक ये इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो। तो यानी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे सॉरी। और देखिए अल्टीमेटली विन यहाँ पर किसकी है, अल्टीमेटली विन्स यहाँ पर कंज्यूमर्स की है, सिविल एस्पायरेंट्स की है, जो एक लेवल के बाद ज़्यादा पैसे खर्च कर नहीं सकते और उनको सस्ती सर्विसेज चाहिए। तो ये टेलीकॉम कंपनीज का जो वार चल रहा है अल्टीमेटली विनर यहाँ पर कंज्यूमर्स ही हैं। अब जो अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल फिलीपींस का है।
वैसे तो ये फिलीपींस के इंटरनल डायनामिक्स पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया हम एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन विल नेवर कम लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिलीपींस, बट whatever there is going on in the Philippines, we can use that instance to give the example in our answers. Like there may be questions in the drug problems in the Punjab, and this article is related to how government is curbing the drug problems there in the Philippines. So we can use that Philippines internal dynamics to give the example to solve our problems in the Punjab. So this kind of way, like in this way we can give the examples and use the internal dynamics of other countries. वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अब फिलीपींस का थोड़ा आपको बताता हूँ। फिलीपींस, वहां पर भी आपको पता होगा ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहां पे गोल्डन ट्रायंगल है, ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर ड्रग्स की प्रॉब्लम है। नीचे मैप में देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे मैप में दिखाया नहीं, भूल गया मैं, यहाँ पे दिखाना चाहिए था। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं एशिया के पास में, और यहाँ पे देखिए फिलीपींस के, देखिए फिलीपींस है, फिलीपींस के साइड में यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल में ये लाओस, कंबोडिया और जो थाईलैंड है, यहाँ पर ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर फिलीपींस में भी ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि एक इनका 2016 में इसी साल यहाँ पे इलेक्शन हुए, और मुद्दा उठा किस चीज़ का, ड्रग्स का। जैसे अपने पंजाब में अब फिलहाल 2017 में इलेक्शन से, तो यहाँ भी मुद्दा उठा ड्रग्स का, ड्रग्स को कम करने के लिए। तो नए प्रेसिडेंट ने यहाँ पर शपथ ली, नए प्रेसिडेंट ने ड्रग्स के मुद्दे पर यहाँ पर जीत के आया, जिनका नाम था रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब ये काफी यू कैन से दैट बाहुबली टाइप के नेता माने जाते हैं वहां पर। पिछले रूल के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा था जनता का, और रिसेंटमेंट थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए चुन के आए। और अब इनका रूल कैसा है, इसी पे आर्टिकल बेस्ड है। तो इनका रूल अभी बहुत ज्यादा कड़क रूल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल है, यानी पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है वहां पर ड्रग्स के खिलाफ में, और ये पूरा का पूरा फिलीपींस पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन के रह गया है। हॉटस्पॉट कैसे, देखिए इलेक्शन से पहले इन्होंने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं जीत के, तो वो 1 लाख क्रिमिनल्स को मार देंगे, और अभी तक एक आंकड़े के अनुसार ये निकलकर सामने आया है कि 1800 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी मार दिया उनके रूल ने। और किसने मारा, पुलिस ने और एक्स्ट्रा जुडिशियल विजिलेंस ग्रुप्स ने, जैसे कि हमारे गोरक्षक टाइप ग्रुप नहीं होते, वहीं पे ड्रग्स को रोकने के लिए ऐसे ही ड्रग रक्षक ग्रुप ठीक है। तो लेकिन यार देखिए जस्टिस के कितना खिलाफ है, जस्टिस के कितना खिलाफ है, यानी कोई भी स्टेट ये कैसे अलाउ कर सकता है। व्हाट मस्ट बी द proper way must be that the police capture the criminals and judicial again take the proceedings and give justice to the people and to the criminals also सॉरी, लेकिन पुलिस और ये जुडिशियल विजिलेंट ग्रुप्स ऐसा करेंगे तो बिल्कुल इनजस्टिस और जस्टिस के खिलाफ है। उन्होंने सॉरी वार ऑन ड्रग्स एक छेड़ा हुआ है। अभी फिलीपींस में फिलहाल जो है डेथ पेनल्टी नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मतलब थोड़े दिनों में वो डेथ पेनल्टी की शुरुआत कर देंगे। और जो इनके जो प्रेसिडेंट है नए, इनका स्टाइल देखिए आप। एक बार जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन्होंने कहा कि इतने लोग, इन्होंने एक फिगर दिया, इतने लोगों को मार दिया है प्रेसिडेंट के नए रूल ने। तो इन्होंने जवाब में पता है क्या कहा, इन्होंने जवाब में कहा नहीं, मैंने इतनों को नहीं मारा, मैंने इनसे डबल को मारा है। देखिए ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल इनका है, और इतना ज्यादा खौफ फिलहाल फिलीपींस में हो गया कि 6 लाख लोग जो पॉलिटिकल सस्पेक्ट्स हैं वो तो खुद ब खुद अथॉरिटीज के पास चलकर आने लगे हैं कि देखिए भैया हमने कुछ नहीं किया है। उनको ना तो किसी रिलीजन का डर है, ना ही वो उनको कोई डिप्लोमेटिक शर्म है। इवन जब व्हेन यूएन क्रिटिसाइज्ड द न्यू रूलर रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, तब उन्होंने धमकी दी कि देखिए हम बाहर निकल जाएंगे आपके यूएन से, आप अपना यूएन संभाल के रखिए। और नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस विद द डोनाल्ड ट्रम्प, लाइक व्हाट द डोनाल्ड ट्रम्प इज सेइंग इज सिमिलर टू व्हाट द करंट रूल ऑफ द प्रेसिडेंट इज डूइंग। और यह सही है, देखिए सोसाइटी ने उनको सिलेक्ट किया था, और इसीलिए सिलेक्ट किया था कि वो एक ड्रग्स पे वार चलाएंगे। ड्रग्स पे वार तो चला रहे हैं, लेकिन जो उनका बिल्कुल जो तरीका है काम करने का, बिल्कुल जो होना चाहिए उसके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए हमारे गांधी जी ने कहा था एंड्स एंड मीन्स मस्ट गो टुगेदर। अगर हमारे मीन्स ही खराब है तो एंड्स बिल्कुल सही नहीं हो सकते। क्या पता लगता है कल को जो पुलिस या विजिलेंट ग्रुप्स वो अभी इन ड्रग्स लॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ वार छेड़े हुए हैं, कल को वही क्रिमिनल बन जाए। तो मीन्स आपके सही होने चाहिए।
ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकल था वैसे, एक मतलब कुछ आइडिया देने के लिए पंजाब इलेक्शंस में, या फिर हमारी डेमोक्रेसी कितने अच्छे से काम करती है, वहाँ कैसा काम हो रहा है, तो कुछ भी तरह के थोड़ा सा आइडिया था बस। अब अगला आर्टिकल है मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा के बारे में देर में भी क्वेश्चन इन द करंट मेंस, आने वाले मेंस में जो है एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनको सेंट फूड की उपाधि दी गई है। ये इनकी डेथ हुई थी 1997 में, और आज 19 साल बाद इनको सेंटहुड की उपाधि दी गई है वेटिकन में जो इनका हेडक्वार्टर है क्रिश्चियंस का। और 18, देखिए ये आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, आई विल कवर ओनली दोज थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर द एग्जाम पर्पज। सिंपल मैकेनिक्स है, यूपीएससी में नॉलेज की जरूरत नहीं है, अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, लोगों के मार्क्स कम होते जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो इररिलेवेंट लिखते हैं। वी हैव टू राइट इन द आंसर्स विच आर द रेलेवेंट थिंग्स। अब देखिए 18 साल की उम्र में वो इंडिया आई, इसका यूजफुल ज्यादा यूजफुल वैसे एथिक्स के पेपर में इस आर्टिकल का। 18 साल की उम्र में वो इंडिया में आ गई, और इंडिया में आने के बाद 20 साल तक कलकत्ता के हेडक्वार्टर से दूर उन्होंने नन्स को पढ़ाया, और 38 साल की उम्र में when she was 38 years old she started to work for the poor in the street and the slums। और 1948 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, देखिए उस टाइम पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, रिफ्यूजीज आ रहे थे, और उस टाइम पे उससे पहले थोड़ा सा पहले बहुत जबरदस्त फैमिन यानी अकाल आया था बंगाल में। और देखिए उस टाइम जो पेवमेंट्स हैं यानी फुटपाथ है ऐसे गरीब लोगों और ऐसे बेसहारा लोगों से भरे हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम पर सहायता देनी स्टार्ट करी किनको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द अबेंडेंट इन्फेंट यानी 1 साल से कम छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, लिप्रोसी सफरर और मरते हुए बेसहारा लोग, इन सब सेक्शंस के लोगों को इन्होंने अपनी हेल्प प्रोवाइड करने लगे। और देखिए 1948 में जब ब्रिटिश छोड़कर गए थे, 1947 में जब छोड़ के गए थे, 1948 में हेल्थ केयर कुछ भी नहीं था, यानी कोई हेल्थ केयर की सर्विसेज वहां पर नहीं थी, और डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग उस टाइम पर मरते थे। यानी एक तो देखो रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स थे, उनका तो घर भी नहीं होता था, यूं होता था कि स्ट्रीट्स में ही लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति उस टाइम पर कोलकाता में थी। और हॉस्पिटल भी उनको जगह नहीं देते थे, मरते हुए लोगों को हॉस्पिटल इसलिए जगह नहीं देते थे, उनको लगता था कि वाई टू वेस्ट बेड फॉर ए पर्सन हु इज ऑलरेडी डाइंग, लाइक वी कैन ऑफर दिस बेड टू समवन एल्स होम, वी कैन सेव द लाइफ। अब उनको बेड अब एक ऐसे इंसिडेंट्स में एक गली में एक जो बंदे थे पर्सन था वो मर रहा था, और मदर टेरेसा उनको हॉस्पिटल में लेके गई, तो डॉक्टर ने क्या किया, वही बेड डिनाई कर दिया, तो वो बिल्कुल सामने धरने पर बैठ गई, और तब तक नहीं उठी जब तक कि बेड नहीं दिया गया। आखिर में हॉस्पिटल को झुकना पड़ा, और उस बंदे को जो मर रहा था उसको बेड डिनाई करना पड़ा। हुआ क्या, वो मर गया कुछ ही घंटों में। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने हर एक अथॉरिटी और हर एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कोलकाता में उनके पास गई और जगह मांगी, एक ऐसी जगह बनाने के लिए जहां पर वो गरीब आदमी और मरने वाले जो ऐसे लोग जो मर रहे हैं उनकी सहायता कर सके, उनकी सेवा कर सके। आखिर में एक म्युनिसिपल ऑफिसर ने उनको जगह दी कालीघाट टेम्पल के पास में, एक पिलग्रिम हॉल था, उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ काम कीजिए। उनको थोड़ी बहुत मेडिकल ट्रेनिंग थी, उनका ये मानना था कि एटलीस्ट जो मर रहे हैं वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी के साथ मरना चाहिए, ऐसे नहीं। और कुछ लोग तो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, तो उनका एक अच्छा तर्क था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी सिस्टर्स अगर मैं हॉस्पिटल बनाती तो उसी हॉस्पिटल में बंद कर रह जाती, तो उन लोगों को कौन देखता जो इन्फेंट्स अबेंडेंट मतलब जिन्हें छोड़ दिया गया स्ट्रीट्स में, और बूढ़े लोग जिनको घर से निकाल दिया गया, लिप्रोसी सफरर्स, एड्स पेशेंट जिनको कोई टच भी नहीं करना चाहता। देखिए क्रिटिसाइज वाले तो क्रिटिसाइज करते ही हैं, दे नेवर थिंक व्हाट दे हैव डन फॉर द सोसाइटी बट दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। जस्ट लाइक हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स का केस ले लीजिए आप, रिश्तेदार लोग, पड़ोसी लोग बिल्कुल क्रिटिसाइज करने में लग जाते हैं। खुद नहीं देखिए, आप तैयारी करके देखिए यूपीएससी की तैयारी कितनी अनप्रेडिक्टेबल, कितनी मुश्किल है। छोड़िए, देखिए अब उन्होंने बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप के वो जो मदर टेरेसा थे पर्सन थे, और लेकिन उन्होंने लाइफ ऐसी जी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। और एक जाते जाते जब उनकी डेथ हुई 1997 में, उन्होंने 123 कंट्रीज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर दी थी, और उनका काम क्या था उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को अपनी सहायता प्रोवाइड करना, जो मुश्किल में जो बेसहारा लोग हैं उनकी सेवा करना, उनको सहायता प्रोवाइड करना। यूं ऐसा कहा जा सकता है कि
वो वर्ल्ड की मोस्ट प्रिंसिपल कंसाइंस कीपर्स में से एक थी। और देखिए, धर्म से तो वो कैथोलिक थी, क्रिश्चियन थी, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के लोगों की सेवा की। और एक बार तो यानी वो कई बार क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ भी जाते थे, उनके व्यूज कई बार काफी खिलाफ भी हो जाते थे। जैसे एक वेटिकन का आपको पता होगा व्यू हमेशा से बर्थ कंट्रोल और एबॉर्शन के खिलाफ है, लेकिन इन उन्होंने मदर टेरेसा ने इन दोनों चीजों को सपोर्ट किया। और इसके लिए जो क्रिश्चियन लोगों के जो सेंट्स हैं उस टाइम पे, उन्होंने मदर टेरेसा को काफी क्रिटिसाइज भी किया था। और उसका उनका दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि उन्होंने दोजी करेक्टर्स यानी छली लोग, उनसे जैसे हैती के डिक्टेटर हैं डुविलियर, उनसे भी चैरिटी ली। तो कई लोगों का मानना है कि ऐसे लोगों से चैरिटी नहीं लेनी चाहिए थी। इनके इसके एवज में उन्होंने जवाब दिया कि वर्ल्ड के हर एक लोगों को दान करने का हक है। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उसको जज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, उनको जज करने का अधिकार है गॉड को, भगवान को। ठीक है, आज तो यही 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। आज एक ग्राउंड जीरो, सैटरडे का कुछ ग्राउंड जीरो आता है, एक लंबी सी स्टोरी होती है, तो खास इसमें डिस्कस करने का है नहीं। ओके, कल की छुट्टी है, विल मीट यू ऑन मंडे, हैव ए नाइस संडे, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। बाय।